सोना और आदित्य घर पहुंच गए थे। सोना आदित्य को दादी के पास छोड़ के अपने कमरे में गई। मीरा उसे देख रही थी। उसने सोचा सोना से अकेले में बात करेगी क्योंकि उसने भी उसका किसिंग वीडियो देखी थी। सोना अपने रूम में जाके दरवाजे को अच्छे से बंद कर देती है। उसको एकांत की जरूरत है थोड़ी। वो बाथरूम में गई और फ्रेश होके बेड में आकर लेट गई। उसे जिस बात का डर था वही हो रहा था। उसका और अंश का वो वीडियो अब पूरी दुनिया देख रही थी। उसने सीलिंग के ओर देखा और महादेव को याद करते हुए कहा, है महादेव, आप ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं हमारी? हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हम तो बस सच का साथ देना चाहते थे, लेकिन ऐसा लगता है पूरी दुनिया बुराई के साथ है, और जो अच्छा करना चाहता है उसका आप साथ नहीं देते। उसके खूबसूरत आंखों में आंसुओं की मोतियां बह रही थी। हे महादेव, हमारी लाइफ में कुछ तो अच्छा कीजिए। वो अकेले महादेव से शिकायत कर रही थी। तभी उसने सुना कोई दरवाजा खटखटा रहा है। उसने अपने आंखों के आए आंसू को पोंछा और बेड से नीचे उतर के अपना कपड़ा ठीक करने लगी। उसने एक बार खुद को आईने में देखा। उसकी आंखें कुछ लाल सी हो गई थीं। साथ में उसके नाक और गाल भी हल्के लाल हो गए थे। किसी ने एक बार फिर से दरवाजा खटकाया। इस बार सोना ने दरवाजा खोला। उसने देखा सामने मीरा खड़ी है। उसने मीरा को अंदर आने के लिए नहीं कहा और ना ही वहां से जाने के लिए। बस वो एक तक मीरा को देख रही थी। मीरा भी सोना को ही देख रही थी। उसे पता था सोना रो रही थी क्योंकि उसके गाल अभी भी थोड़े से लाल थे और आंखें भी। आंटी, आपको कुछ चाहिए क्या? सोना ने आराम से पूछा। मीरा बोली, क्या हम अंदर जाके बात कर सकते हैं? सोना कुछ नहीं बोली और साइड हट गई ताकि मीरा कमरे के अंदर आ जाए। मीरा कमरे आई तो सोना से कहा, बेटा दरवाजा बंद कर दो, मुझे अकेले में तुमसे बात करना है। सोना दरवाजा बंद करके मीरा के पास गई। मीरा स्टडी टेबल के पास वाली कुर्सी के बैठ गई। सोना अभी भी वैसे ही खड़ी थी। सोना ने मीरा को बिना देखे कहा, कहिए, क्या बात करनी है आपको हमसे? मीरा बोली, सोना, अगर तुम चाहो तो अपने दिल की बात मुझसे कर सकते हो। मुझे पता है तुम किसी बात को लेके परेशान हो। मीरा के ऐसा कहते ही सोना ने उसे हैरानी से देखा। आपको किसने कहा हम परेशान हैं? सोना ने उसी भाव से पूछा। मीरा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो हमने आज का न्यूज़ देखा। मीरा ने सोना का रिएक्शन देखा। सोना वैसे ही खड़ी थी, उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। उस वीडियो में तुम ही थी ना सीईओ अंश रायजादा के साथ? मीरा ने सोना का जवाब जानने के लिए उसको गौर से देखा। सोना बोली, हाँ, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सोना ने बेरुखी से कहा। मीरा के आंखों में आंसू थे। उसने सोना को देखते हुए कहा, मुझे पता है तुम इसी बात को लेके बहुत परेशान हो। सोना ने मीरा को देखा और कहा, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो आप यहां से जा सकते हैं। मीरा कुर्सी से उठी और सोना के पास आई। उसने सोना के सिर में प्यार से हाथ रखा और उसके कमरे से बाहर निकल गई। सोना ने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। वो बेड पे आकर बैठ गई। उसने ध्यान से इस बारे में सोचा, कब तक हम कमरे में ही बंद रहेंगे? वैसे भी किसी को भी हमारे बारे में पता नहीं है। अगर हमारे बारे में किसी को पता भी लगा तो हम उनसे निपट सकते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है। ना आज है, ना कल थी और ना कभी रहेगा। हम बस थोड़े समय के लिए कमजोर हो गए थे। अगर वो आदमी कभी हमारे सामने आया तो हम उसका सामना करने से नहीं डरेंगे, उसने खुद से कहा। सोना ने अपना मोबाइल खोला। उसने देखा वहां पर उस वीडियो के बारे में कुछ नहीं था। वो हैरान हो गई। कैसे अब तक वो न्यूज में दिख रही थी, अब अचानक से क्या हुआ को उसे कुछ नहीं दिख रहा। लगता है उन्होंने वीडियो डिलीट करवा दिया है। उसे ड्राइवर की बात याद आई। उसने कहा था अंश रायजादा एक खतरनाक माफिया है। क्या उन्होंने ही सारे वीडियोस डिलीट कराई है? उसने खुद से कहा। सोना को इस बात की खुशी थी कि अब उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन उसको नहीं पता उसके साथ आगे क्या होने वाला है।
नेक्स्ट डे मेडिकल कॉलेज। सोना कॉलेज पहुंची तो सब उसे ही घूर रहे। किसी ने कहा, ये तो वही है ना जिसको अंश ने उस दिन किस किया था। हाँ, लग तो रही है। वैसे इसे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अंश तो वैसे भी इसको डॉक्टर बना ही देता। सब चुपके से हंसने लगे। वैसे दिखने में तो ये बहन जी टाइप की है, अंश ने इसे पसंद कैसे किया? छोड़ो ना यार, हमको उससे क्या, हम तो बस यहाँ पढ़ने आए हैं। किसी की आवाज फिर से आई। किसी में कहा, हाँ, वैसे भी अगर इसने अंश से हमारी शिकायत कर दी तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। फिर सब जोर जोर से हंसने लगे। सोना अपने बारे में यही सब बात सुन रही थी। उसके आंखों में आंसू आ गए थे उनकी बकवास बात सुन के। उसने अपना सिर झुका लिया। जो भी उसके बगल से गुजर रहा था सब उसी के बारे में बात कर रहे थे। वो वहां से भाग के लॉकर रूम में गई। उसने वहां से अपना व्हाइट कोट निकला और पहन लिया। वो अपने क्लास के लिए जा रही थी। तभी किसी से वो टकरा गई। वो गिरने को थी तभी उस शख्स ने सोना का हाथ पकड़ के उसे गिरने से बचा लिया। सोना अपनी आंखें कस के बंद किया था। उसे लगा था उसे दर्द होगा, लेकिन उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने झट से अपनी आंखें खोली। उसने देखा एक हैंडसम सा लड़का उसके हाथ को पकड़कर खड़ा था। वो लड़का भी उसके खूबसूरत आंखें देखकर उनमें ही खो गया था। सोना ने अपना गला साफ किया। हम उस लड़के को होश आया तो उसने सोना का हाथ अपनी ओर खींचा जिससे सोना उसके पास आ गई। सोना अपना सिर उठा के देखा। वो लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। लगभग 27-28 साल का। गोरा रंग, काली गहरी आंखें, हाइट लगभग 6 फीट, मजबूत बाहें, सलीके से सेट किए हुए बाल, व्हाइट 3-पीस सूट में वो हीरो लग रहा था। सोना झटके से उस लड़के से दूर हुई। उसने इधर उधर देखा, सब उन दोनों को देख रहे थे। उसने अपना सिर नीचे किया और उस लड़के को बिना देखे ही सॉरी और थैंक्स एक साथ कह दिया। वो वहां से जाने वाली थी। सुनिए। तभी उस लड़के ने उसे पीछे से आवाज दी, लेकिन सोना उसे अनसुना करके वहां से अपने प्रैक्टिस क्लास चली गई। वो लड़का सोना को वहां से जाते हुए देखता रहा। वो खुद से ही मुस्कुराया। पागल लड़की, उसने धीरे से कहा। लंच ब्रेक में सब कैंटीन में आ गए। कैंटीन के कोने वाली टेबल में सोना अकेले बैठ के अपना खाना खा रही थी। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। खुली आज उसने सुबह नाश्ता नहीं किया था। उसने अपने ऊपर किसी के नज़र महसूस की लेकिन सिर उठा के नहीं देखा। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? किसी लड़के की भारी और प्यारी आवाज़ सोना के कान में सुनाई दी। उसने अपना सिर उठा के देखा तो वो वही लड़का था जिसने उसे सुबह गिरने से बचाया था। सोना ने उसे कुछ नहीं कहा तो वो उसमें बगल वाली कुर्सी में ही बैठ गया। आई एम लक्ष्य ओबोरॉय, उसने खुश होकर सोना के तरफ हैंडशेक के लिए अपना राइट हाथ आगे किया। सोना खाते हुए रुक गई। उसने उससे हाथ नहीं मिलाया। सोना ने उसे बिना एक्सप्रेशन के उसे देखा और बोली, आई एम सोना। उस लड़के ने निराशा में अपना हाथ पीछे कर लिया। मैंने बहुत सुना है आपके बारे में, लक्ष्य ने कहा। सोना फिर खाने के बीच में उसे देखने लगी। लगता है आपको ज्यादा बात करना नहीं पसंद, लक्ष्य ने फिर से बात को आगे बढ़ते हुए कहा। जी आपने सही कहा, सोना ने धीरे से कहा। वैसे क्या हम दोस्त बन सकते हैं, लक्ष्य ने खुश होते हुए कहा। सोना ने एक पल के लिए सोचा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। लक्ष्य बहुत खुश हुआ। उसने कहा, वैसे आप बहुत खूबसूरत हैं। मैंने कभी आपके जैसे सादगी नहीं देखी, इसलिए आप पहली नज़र में मुझे भा गई। सोना ने उसे घूर के देखा तो लक्ष्य हड़बड़ा गया। उसे एहसास हुआ उसके फ्लो में क्या कह दिया है। मेरा मतलब है कि मैंने आपको पहली बार देख के ही अपना दोस्त मान लिया था, लक्ष्य ने जल्दी जल्दी में कहा। सोना कुछ नहीं बोली। क्या तुम हमेशा से अकेली रहती हो, लक्ष्य ने पूछा। सोना हमें सिर हिला के खाने लगी। लक्ष्य बोला, ये तो बुरी बात है ना, हम दोनों अभी दोस्त बने हैं और तुमने मुझे खाने के लिए भी नहीं पूछा। सोना खाते खाते रुक गई।
उसने लक्ष्य को देखा तो लक्ष्य बेचारी नजरों से उसे ही देख रहा था। सोना ने कहा, तुम अपना खाना ऑर्डर कर सकते हो। फिर से वो खाने लगी। कुछ देर बाद दोनों खाना खा के टेबल से उठ के जाने लगे तो देखा सब उन दोनों को घूर घूर के देख रहे थे। कुछ लड़कियों को तो बहुत जलन हो रही थी कि कैसे इतना हैंडसम बंदा उस गंवार के साथ बैठा है। कुछ लड़के भी जल भुन के राख हो रहे थे क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड भी उस हैंडसम लड़के को ही देख रहे थे। उन दोनों ने सबको इग्नोर किया और वहां से अपने अपने क्लास में चले गए। कॉलेज के बाद सब गेट से निकल रहे थे। सोना और लक्ष्य एक साथ बातें करते आ रहे थे। सोना इन 2 दिन की परेशानी को भूलकर मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराती भी क्यों नहीं, लक्ष्य की बातें ही ऐसी थी कि कोई भी मुस्कुराने लगे। लक्ष्य ने बताया कि वो पहले लंदन में रहता था। अभी कुछ दिनों पहले ही वो इंडिया आया है। लंदन में वो मेडिकल की ही पढ़ाई कर रहा था। बहुत जल्दी वो डॉक्टर बनने वाला था। सोना और लक्ष्य सेम कोर्स कर रहे थे, लेकिन उसने अपने फैमिली के बारे में ज्यादा नहीं बताया। सोना और लक्ष्य कुछ ही समय में अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों रोड के किनारे पहुंचे तो सोना को उस दिन का सब याद आया। उसकी हंसी गायब हो गई। लक्ष्य ने उसे ऐसे देखा तो पूछा, क्या हुआ, तुम अभी तो ठीक थी, अब अचानक से क्या हुआ? सोना ने नकली हंसी हंसते हुए उसे देखा और कहा, कुछ नहीं, चलो बाय, कल मिलते हैं। उसने हाथ हिलाते हुए कहा। लक्ष्य ने भी उसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा और उसने भी सोना को बाय कहा। सोना गाड़ी में बैठ गई और चली गई। लक्ष्य उसे जाते देख रहा था। उसके साथ कोई और भी सोना को जाते हुए देख रहा था। उसने अपना मोबाइल निकाला और किसी के पास कॉल किया। उसने फोन में कहा, बॉस, वो लड़की आज एक लड़के के साथ थी और अभी अभी यहां से चली गई है। सामने से कुछ कहा गया और कॉल कट हो गया। वो आदमी भी सोना के गाड़ी के पीछे निकल गया। लक्ष्य भी वहां से चला गया। दूसरी ओर, भाई, भाई, कहाँ है आप? भाई, रेहान चिल्लाते चिल्लाते थक गया। किसी के सामने से आवाज नहीं आई। ओ गॉड, ये अंश भाई भी न। घर के सभी नौकर नौकरानी उसे ही देख रहे थे। कमला ताई रेहान की आवाज सुन के अपने कमरे से बाहर आई। उन्हें देख के रेहान उनके पास भागा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, ताई जी, अंश भाई कहाँ हैं? मैं कब से उन्हें आवाज दे रहा हूँ। ताई जी हंसते हुए बोली, छोटे बाबा, आप पहले आराम से बैठिए। ऐसा कहते हुए ताई जी ने रेहान को सोफे पर बिठा दिया। उन्होंने किचन में जानते हुए पूछा, क्या लेंगे आप छोटे बाबा? ताई जी, एक ग्लास फ्रेश जूस। रेहान अच्छे से बैठते हुए बोला। ताजी उसके लिए जूस लेके आई और उसके बगल में बैठ गई। रेहान जूस पीते हुए बोला, भाई कहाँ हैं? मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। आज वो ऑफिस भी नहीं गए। ताई जी हंसते हुए बोली, छोटे बाबा, अंश बाबा आज ही किसी काम से बाहर गए हैं। बड़े साहब ने उन्हें किसी काम से भेजा है। ताई जी की बात सुन रेहान का जूस उसके गले में अटक गया। वो खांसते हुए बोला, क्या? ताई जी, और आप अभी बता रही हैं। ताई जी उसके पीठ को सहलाते हुए बोली, क्या हुआ छोटे बाबा? कोई बात हुई है क्या? अरे ताई जी, आपको नहीं पता। दादू ने भाई के लिए सरप्राइज डेट अरेंज किया है। पक्का उन्होंने भाई से काम का बोले झूठ बोला होगा। और भाई चले भी गए। रेहान ने मुंह बनाते हुए कहा। लगता है मैं फालतू में भाई की फिक्र करता हूँ, उसने मुंह बनाते हुए कहा। 2 घंटे बाद चंडीगढ़ एयरपोर्ट। अंश प्लेन से उतरा और आसपास नजर घुमा के देखा। उसे वहां ज्यादा लोग नहीं दिख रहे थे। उसके साथ क्रिश और उसके कुछ बॉडीगार्ड्स भी थे। क्रिश, होटल पूरा बुक करो, शाम को वहीं पे मीटिंग रखना, अंश ने क्रिश से कहा। क्रिश यस सर कहते हुए टैब में कुछ करने लगा। सर, इट्स डन। वो सब एक साथ स्टार होटल में पहुंचे। अंश गाड़ी से उतरा तो आसपास के सब उसे ही देखने लगे। उसने काला फॉर्मल बिजनेस सूट पहना था और ऊपर से ओवरसाइज कोट के साथ ब्लैक गोगल्स और अपने चेहरे को मास्क से ढका था।
वो बहुत आकर्षक लग रहा था। आज तक से लोगों ने इतना हैंडसम आदमी नहीं देखा था। बॉडीगार्ड्स ने अंश के लिए रास्ता साफ किया और उसे प्रोटेक्ट करते हुए होटल के अंदर लाए। कृष ने सब कुछ हैंडल कर लिया था, इसलिए अंश सीधा अपने स्वीट में गया। उसने देखा उसका रूम अच्छे से साफ है। वो अपना मुंह बनाते हुए अपना टैब सोफे पे रखा और फ्रेश होने के लिए सीधा बाथरूम में चला गया। शाम का समय। अंश मीटिंग के लिए रेडी हुआ। उसने आज व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक पेंट और ब्लेजर पहना था। उसके हाथ में ब्लैक वॉच और पैरों में महंगा सा फॉर्मल शूज पहना था। उसने खुद को एक बार मिरर में देखा और परफ्यूम लगाकर कमरे से बाहर आ गया। कृष उसका दरवाजे पे ही इंतजार कर रहा था। अंश पूछा, वो आ गए हैं? कृष ने हाँ कहा। अंश का मतलब बिजनेस क्लाइंट से था। अंश सिर हिलाया और आगे आगे चलने लगा। कृष उसके पीछे था। अंश के आते ही होटल को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था। अंश को ज्यादा भीड़ वाली जगह और शोर शराबा पसंद नहीं था। कृष को अंश के दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ी और वो पूरा होटल खाली कर दिया। होटल के नीचे वाले फ्लोर पर ही एक मीटिंग रूम अरेंज किया गया था। कृष ने उस रूम का रास्ता अंश को बताया। अंश रूम में चला गया और कृष भी उसके पीछे गया। अंश अंदर गया तो देखा टेबल पर एक लड़की बैठी हुई थी। अंश ने कृष को कन्फ्यूजन में देखा, मानो वह पूछ रहा हो कि बिजनेस क्लाइंट कहाँ है। कृष की तो अब जान मानो गले पे आ गई थी। उसने अपना सिर झुका लिया और एक कदम पीछे हट गया। वो लड़की वहां पे किसी की मौजूदगी महसूस कर उसने पीछे पलट के देखन। वहां पर दो हैंडसम लड़के खड़े थे। उसने अंश को पहचान लिया और कुर्सी से उठ खड़े होके उसके पास आ गई। उसने रेड कलर का स्लीवलेस टॉप के साथ डेनिम जीन्स पहना था। कंधे तक बाल, बहुत सारा मेकअप और हाइट लगभग 5 फीट। बहुत खूबसूरत थी। वो अंश के पास आकर उससे हैंडशेक के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। आई एम कीर्ति जैन। उसने खुशी से अपना परिचय दिया, लेकिन अंश ने उसे इग्नोर कर दिया। अंश कृष को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। कृष ने फुसफुसाते हुए कहा, सॉरी सर, वो दादू ने आपको इस बारे में बताने से मना किया था। अंश ने कृष को घूर के देखा और फिर कीर्ति को देखने लगा। उसने देखा वो बहुत सुंदर तो थी, लेकिन पूरे अकड़ के साथ खड़ी थी। उसने अभी भी अपना हाथ आगे किया हुआ था। अंश ने बेरुखी से कहा, देखो मुझसे ऐसे मीटिंग का कोई शौक नहीं है, इसलिए तुम मेरा और खुद का टाइम वेस्ट मत करो। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई बात समझ में? अंश ने गुस्से के साथ उस लड़की से कहा। कीर्ति मुस्कुराते हुए अंश को देख रही थी। उसने कहा, आपके दादाजी ने ठीक कहा था, आप मुझसे ऐसे ही बात करेंगे। उन्होंने कहा था आपको मेरे जैसे लड़कियां ही पसंद है। उसने शर्माते हुए अपना लटकान के पीछे किया। अंश कीर्ति से चीर रहा था। उसके शकल पर दिख रहा था अगर इसने अपनी बकवास बंद नहीं की तो वो उसे जान से कर देगा। अंश ने कृष को घूर के देखा। कृष समझ गया कि अंश क्या कहना चाह रहा है। कृष बोला, मिस जैन, आप थोड़ा भर मेरे साथ आएंगी? मुझे आपके कुछ बात करना है। उसने कीर्ति जो अभी तक से बकबक कर रही थी उसे चुप रहने ले लिए कहा और उसे लेके इस कमरे से बाहर चला गया। अंश ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को काबू में किया। उसने खुद से कहा, सबका दिमाग खराब हो गया है। जिसे देखो सब मेरे शादी के पीछे पड़े हैं। दादू ने क्या देख के इस लड़की से मिलने भेजा? उसके परफ्यूम से मेरा सिर दर्द हो गया। ऐसा कहते हुए वो अपने उंगली से सिर को हल्का हल्का दबाने लगा। कृष सब कुछ निपटा के मीटिंग रूम में आया और अंश के बगल में चुपचाप खड़ा हो गया। अंश ने कृष को घूरते हुए बोला, अब बोलो, मेरे बिना पूछे कुछ नहीं बताओगे लग रहा है। अंश हकलाते हुए बोला, सर वो दादू ने आपके लिए सरप्राइज डेट प्लान किया था। उन्होंने कहा था अगर मैंने आपको इस बारे में बताया तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। इसलिए अंश में उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा और कहा, ठीक है, अगले 6 महीने के लिए तुम्हारा बोनस कट। कृष के तो आंखें ही बाहर आ गई थी। वो लगभग रुवासा होके बोला, सॉरी सर।
अंश ने कहा, ठीक है, अब तुम वापस जाने का इंतजाम करो। हम अभी दिल्ली के लिए निकलेंगे। और हाँ, अगली बार दादू ने तुम्हें जॉब से निकालने की धमकी दी तो उनसे कहना तुम मेरे लिए काम करते हो। कृष ने हाँ में सिर हिलाया और अंश के साथ मीटिंग रूम से बाहर निकला। दादू के सिर से मेरी शादी का भूत उतरना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं किस किस नमूनों से मिलना पड़ेगा। अंश वहां से जाते हुए बड़बड़ाया। कृष उसकी बात सुन के चुपके से हंस रहा था। रात के 12 बजे अंश दिल्ली में था। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। अंश अपने काम में बिजी था और सोना और लक्ष्य भी पक्के दोस्त बन गए थे। एक दिन दोनों कॉलेज से बाहर निकल के पार्किंग में खड़े थे। लक्ष्य ने सोना से कहा, अच्छा सोना बताई, अगर मैं किसी दिन तुम्हें मेरे बारे में कुछ गलत बात पता चले तो तुम मुझसे नाराज हो जाएगी क्या? सोना ने उसे अजीब से नजरों से देखा और मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हारा मतलब क्या है लक्ष्य? साफ साफ कहो ना। लक्ष्य सीरियस होते हुए सोना के आंखों में देख के कहा, मन्नो अगर मैं बुरा इंसान हुआ तो? मैं जो तुम्हारे साथ रहता हूं वैसा असलियत में नहीं हुआ तो? सोना उसकी बात सुन के गंभीर हो गई। उसने गंभीर भाव से कहा, हम तुमसे दोस्ती तोड़ देंगे, क्योंकि तुमने हमसे झूठ बोल के दोस्ती की होगी। लक्ष्य सोना को इतनी गंभीर देख के जोर से हंसने लगा। हा देखो तो तुम कितनी क्यूट लग रही हो गुस्से में। लक्ष्य के हंसी सुन के सोना थोड़ी नॉर्मल हुए। लक्ष्य ने सोना के नाक को दबाते हुए कहा, यार तुम बहुत सीरियस हो जाती हो, कभी तो मेरा मजाक समझा करो। लक्ष्य फिर से अपना पेट पकड़ के हंसने लगी। सोना के आंखों में आंसू आ गए थे। उसने सोना को ऐसे देखा तो वो चुप हो गया। सोना, सॉरी यार, तुम तो नाराज हो गई। तुम मुझे अच्छे से जान गई हो ना मैं कैसा हूं, फिर तुम ऐसे नाराज क्यों हो रही हो? सोना ने बच्चों के जैसे अपना मुंह फुला लिया और अंश के तरफ पीछे करके खड़ी हो गई। सोना ने कहा, जाओ, हमें तुमसे बात नहीं करनी है, तुम बहुत बुरे हो। लक्ष्य उसके सामने आकर अपना कान पकड़ के खड़ा हो गया। उसने क्यूट पप्पी फेस बना के सोना को देखा। सॉरी सोना, आगे से ऐसा मजाक नहीं करूंगा। सोना ने इधर उधर देखा और लक्ष्य के हाथ पकड़ के उसके कान से अलग गया। ठीक है लक्ष्य, हो गया। इन सब में 2 महीना कब निकल गया पता नहीं चला। इसी बीच सोना और लक्ष्य का एग्जाम भी खत्म हो गया था। कॉलेज के सभी सीनियर्स ले लिए जूनियर्स ने पार्टी रखी थी, क्योंकि आज के बाद उन सबको कॉलेज आने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो सब बहुत जल्दी डॉक्टर बनने वाले थे। सोना घर पर ही थी। आदित भी पूरी तरह से ठीक हो गया था। सोना आदित के सिर में मसाज कर रही थी। ओह दी, बहुत दिनों बाद आपके हाथों से मसाज करवा रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। आदित ने अपनी दोनों आंखें बंद करके कहा। सोना ने चिढ़ाने के लिए उसके बाल कुछ ज्यादा ही जोर से खींचा तो वो जोर से चिल्लाया, आह दी, क्या कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है। आदित ने दर्द से कहा। दादी और आकाश उन दोनों को देख के हंसने लगे। आकाश ने सोना और आदित को अपनी बदतमीजी के लिए बहुत पहले ही सॉरी कह दिया था। सोना ने भी आकाश को अपने छोटे भाई जैसे गले से लगा लिया। आदित और आकाश अब दोस्त बन गए थे। आकाश अपनी बुरी आदतों को सुधार रहा था। कुछ देर बाद सोना का फोन बजा। आदित ने झट से सोना का फोन देखा। वहां पे लक्ष्य का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने झट फोन रिसीव किया। हेलो लक्ष्य भैया, आदित खुश होते हुए बोला। लक्ष्य सामने से हंसते हुए बोला, हेलो लिटिल चैम्प, तुम्हारी दीदी कहाँ है? आदित ने मुंह बनाते हुए कहा, भैया अब मैं बड़ा हो गया हूं, आप मुझे लिटिल चैम्प मत बोला करो। उसकी बात सुन के सब हंसने लगे। और दीदी यहीं है, लो आप बात करो। आदित ने सोना को उसका फोन पकड़ाया और वहां से अपना मुंह बनाते हुए चला गया। सोना फोन को अपने कान के पास लाकर बोली, हेलो लक्ष्य, क्या बात है? लक्ष्य ने बोला, सोना तुम आज की पार्टी में आ रही ही ना? देखो माना मत करना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। लक्ष्य ने सोना को कुछ बोलने नहीं दिया और जल्दी जल्दी में ये सब बोला। सोना हिचकिचाते हुए बोली, तुम्हें तो पता है ना,
ये सब हमें नहीं पसंद। लक्ष्य जिद करते हुए बोला, देखो तुम मेरे साथ पार्टी में आ रही हो बस। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। सोना ने गहरी सांस छोड़ी और बोली, ठीक है, तुम हमें लेने मत आना। हम तुम्हें कॉलेज में मिलेंगे। लक्ष्य ने फिर माना करते हुए बोला, नहीं मैं तुम्हें घर से पिक कर लूंगा। हार मानकर सोना को हाँ बोलना पड़ा। सोना ने आदित्य के बारे में लक्ष्य को बहुत पहले ही बता दिया था। और आदित्य भी लक्ष्य को भैया बुलाता था। दोनों कैसे बार मिल चुके थे। सोना ने दादी को देखा। दादी भी उसे ही देख रही थी। दादी अब हम क्या करें? हमारे पास तो पार्टी में पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। सोना ने मुंह बनाते हुए कहा। दादी ने कहा, फिक्र मत करो सोना, हम मीरा से बात करते हैं। वो तुम्हारे लिए कपड़े का इंतजाम कर देगी। सोना ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू दादी। दादी ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, पगली, फिर हंस दी। कुछ देर बाद मीरा सोना के पास गई। उसने मुस्कुराते हुए उसका दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। सोना अभी बाथरूम में थी, क्योंकि मीरा बाहर से शॉवर का पानी सुन सकती थी। मीरा ने सोचा उसका बाहर ही वेट करे। वो वहीं बेड में बैठ के उसका इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद सोना बाथरूम से बाहर आई। उसने बस टॉवेल ही पहन रखा था। उसके गोरे शरीर में बनी की बूंदें थी। सोना ऐसी लग रही थी जैसे कोई अप्सरा जमीन पे उतर आई हो। उसके गीले लंबे बाल से पानी टपक के उसके कंधे को भिगाते हुए टॉवेल में शोक रही थी। उसने अचानक से मीरा को देखा तो थोड़ी हड़बड़ा गई। उसने नहीं लगा था कोई उसके कमरे में होगा। मीरा ने उसे ऐसे देखा तो वो भी अपनी नज़र इधर उधर करने लगी। सोना ने झेपते हुए कहा, सॉरी आंटी, हमें नहीं पता था आप हमारे कमरे में होंगी। हम कपड़े पहन के आते हैं। ऐसा कहते ही उसे शर्म सी आई। मीरा ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से अपने रूम का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना। सोना बस सिर हिला दी। मीरा ने कहा, अच्छा मैं तो भूल ही गई थी। माँ ने कहा था तुम्हें आज की पार्टी के लिए कपड़े की ज़रूरत है। इसे खोल के देखा, इसमें कुछ है। मीरा ने एक बैग सोना को देते हुए कहा। थैंक आंटी, सोना ने उस बैग को लेते हुए कहा। सोना ने बैग खोल के देखा तो उसमें एक ब्लैक कलर की साड़ी थी। उसने साड़ी को देखा, फिर मीरा को देखा। मीरा मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। सोना ने मीरा को हैरान होके देखा। मीरा बोली, ठीक है, अब तुम रेडी हो जाओ। तुम्हारा दोस्त तुम्हें लेने आता होगा। कहके मीरा वहां से जाने लगी। सोना पीछे से बोली, लेकिन आंटी हमें साड़ी पहनना नहीं आता। उसने मीरा को देखते हुए कहा। मीरा मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं रेडी कर देती हूँ। तुम जाओ, ये सब पहन के आओ। मैं साड़ी पहना दूंगी। सोना कुछ कपड़े के चेंजिंग रूम में गई और ब्लाउज और पेटीकोट पहन के बाहर आई। मीरा ने उसे ऐसे देखा और फिर उसे साड़ी पहनाने लगी। कुछ ही देर में उसने सोना को अच्छी तरह से साड़ी पहना दी थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। मीरा ने सोना को मिरर के सामने बैठने को कहा। सोना के बैठने के बाद उसने एक बॉक्स से पतली सी सिल्वर की चैन निकल के सोना के गले में पहना दिया। उस चैन में एक छोटा सा पेंडेंट लगा हुआ था। मीरा ने उसके एक हाथ में चूड़ी और दूसरे हाथ में एक ब्रेसलेट पहना दिया। माथे पे काली बिंदी, होठों में लाल लिपस्टिक। मीरा ने सोना के लंबे बालों को जुड़ा बना दिया। मीरा ने देखा उसके ब्लाउज का एक हुक खुला था। उसने उसे ठीक करके मीरा को देखा। सोना ने खुद को आईने में देखा। वो रोज से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। मीरा ने सोना से कहा, हो गया। तुम बहुत खूबसूरत हो सोना। आज तो तुम बिल्कुल अपनी माँ के जैसे लग रही हो। सोना ने हैरानी से मीरा को आईने से देखा। मीरा ने खुद को ऐसे देखते पाया तो उसे समझ आया उसने क्या कह दिया है। मीरा ने सोना को कुछ कहना चाहा, लेकिन सोना ने उन्हें बीच में रोक के कहा, हमारी माँ सबसे ज्यादा खूबसूरत थीं। हमसे भी ज्यादा। उनके जैसा और कोई नहीं है। सोना की बात सुन के मीरा के आंखों में नमी आ गई। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखाया।
मीरा ने आवाज के उसे अंदर आने को कहा। बिंदिया अंदर आई और बोली, सोना दीदी आपके दोस्त आपको लेने आए हैं। वो नीचे ही बैठे हैं। बिंदिया ने सोना को देखते हुए कहा, सोना दीदी आप बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल किसी परी की तरह। सोना उसकी बात सुन के हल्का सा मुस्कुरा दी और थैंक यू बोली। सोना टेबल से उठ खड़ी हुई और मीरा के साथ बाहर आ गई। मीरा और सोना कमरे से बाहर आ गई। वो दोनों हॉल में आ गए। लक्ष्य जो दादी के साथ बैठ के बातें कर रहा था, उसने जब सोना को ब्लैक साड़ी और ब्लैक फुल स्लीव ब्लाउज में देखा तो उसका तो मुंह ही खुला हो गया। दादी ने भी सोना को देखा और वो भी बहुत खुश हो गई। लक्ष्य मुंह खोले सोना को देख रहा था। सोना ने जब लक्ष्य को खुद को ऐसे देखते हुए देखा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। लक्ष्य ने खोए हुए कहा, ब्यूटीफुल। दादी ने उसे घूर के देखा तो लक्ष्य दूसरी तरफ देखने लगा। उसने मीरा को देख के उसे नमस्ते किया। अब चलें सोना, लक्ष्य ने कहा। सोना ने सिर हिला के हाँ कहा। मीरा ने कहा, बॉडीगार्ड्स भी तुम्हारे साथ जाएंगे सोना। लक्ष्य ने कहा, आज कोई जरूरत नहीं है आंटी, मैं हूं ना सोना के साथ, आप फिक्र मत करो। मीरा ने ठीक है कह के उनको बाय कहा। दोनों बाहर आए तो देखा आज लक्ष्य दूसरी गाड़ी लेके आया है। आज वो ब्लैक बेंटली लेके आया था। लक्ष्य ने आगे बाद के सोना के लिए बेंटली डोर खोला और अदब से सोना के आगे झुके के कहा, आइए मैडम, इस नाचीज के छोटी सी गाड़ी में आपका स्वागत है। सोना उसके इस हरकत पे बस मुस्कुरा के अंदर बैठ गई। उसने लक्ष्य को थैंक यू कहा। लक्ष्य भी दूसरे तरफ का डोर खोल के बैठ गया। दोनों कुछ ही देर में कॉलेज पहुंचे। वो दोनों कॉलेज गेट में पहुंचे। सबने इतनी महंगी गाड़ी को अपने कॉलेज के गेट में देखा तो मुंह खोल के देखने लगे।